Hello guys, welcome to the channel of Career Quest and I welcome you all to today's newspaper analysis video। तो आज की जो वीडियो है वो 24 नवंबर 2021 की है। तो आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो जो सबसे पहली न्यूज़ हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है गवर्नमेंट प्लान्स बिल्स टू बार प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी विद फ्यू एक्सेप्शंस, रिपील फार्म लॉस। तो आपको पता ही है कि आने वाले टाइम में जो है 29 नवंबर से हमारा जो है शीतकालीन सत्र दैट इज़ विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इज़ गोइंग टू बिगिन। ठीक है, तो विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट स्टार्ट हो रहा है। तो विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट स्टार्ट होने से पहले गवर्नमेंट जो है बिल्स जो है ड्राफ्ट कर रही है, या आप कह लीजिए ऑलमोस्ट इन फाइनल स्टेजेस हैं, जिसमें बेसिकली कुछ फ्यू बिल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ये जो विंटर सेशन है बेसिकली ये 29 नवंबर से लेके 23 दिसंबर तक चलने वाला है। तो इसमें टोटल गवर्नमेंट ने 26 बिल्स जो हैं वो नोटिफाई कर दिए हैं, या आप कह लीजिए एजेंडा में जो है पुटअप कर दिए हैं। और इस सेशन में गवर्नमेंट की ये कोशिश रहेगी कि ये 26 बिल्स जो हैं ये पार्लियामेंट से पास करवा लिए जाएं। सो इनमें से कुछ बिल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और उन्हीं में से एक है बिल टू बार प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी। अब ये जो है गवर्नमेंट इस बिल को जो है इंट्रोड्यूस करने वाली है, तो इस बिल का नाम है क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021। ठीक है, तो ये वन ऑफ द 26 बिल्स है जो इस बार लोकसभा में इंट्रोडक्शन के लिए रखा गया है। अब क्या ये मनी बिल होगा? मोस्ट लाइकली इट विल बी अ मनी बिल, दैट इज़ वाई इट हैज़ बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। तो जैसे आपको पता है पॉलिटी के अकॉर्डिंगली मनी बिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो इस बिल की खासियत क्या है? तो अब ये बिल इतना ज़्यादा न्यूज़ में क्यों है? सो फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ अ क्रिप्टो करेंसी। तो बहुत सारे लोगों को जो है आज के टाइम में पता होगा कि व्हाट इज़ अ क्रिप्टो करेंसी। फॉर दोज हु डोंट नो, लेट मी डिफाइन दिस टर्म फर्स्ट फॉर यू। ठीक है, तो ये क्रिप्टो करेंसी जो है ना, ये दो वर्ड से बनी है। क्रिप्टो वर्ड जो है दैट कम्स फ्रॉम वर्ड इनक्रिप्शन। ठीक है, तो एन्क्रिप्शन क्या होता है? एन्क्रिप्शन कंप्यूटर्स में एक फिनोमेना होता है जिसमें आप किसी भी चीज़ को एक कोडेड फॉर्म में लिख देते हो, और उस कोड की जो है वो जो उसका फाइनल यूज़र होता है सिर्फ उसी को ही प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, इट इज़ जस्ट लाइक कि आप जैसे स्कूल में छोटे होते अपने दोस्त को एक मैसेज पर्ची पे लिख के दे देते थे, लेकिन वो मैसेज जिस लैंग्वेज में लिखा है वो आपका सिर्फ दोस्त ही समझ सकता है, क्योंकि उसको पता है कि आप कैसे लिखोगे। ठीक है, कि अल्फ़ाबेट्स का जितने भी उसमें वर्ड्स लिखे हैं उन सबका पहला अल्फ़ाबेट उठाना है, उससे जो वर्ड्स बन रहे हैं, सेंटेंस बन रहा है, वो मीनिंग होगा। फॉर दैट मैटर कोडिंग एंड कोडिंग जो भी है। तो वो एन्क्रिप्शन जो है, वो एन्क्रिप्शन एक ट्रांजैक्शन के लिए की जाती है, और उस ट्रांजैक्शन में जितनी भी करेंसी एक्सचेंज होती है उसका सारा रिकॉर्ड रखा जाता है। तो दैट बिकम्स एन ओपन लेजर और पब्लिक लेजर करेंसी। तो वहीं से ये टर्मिनोलॉजी बनती है क्रिप्टो करेंसी। अब ये जो है ये टोटली एक डिजिटल फॉर्म होती है करेंसी की। इसमें कोई लीग जो है आप कह लीजिए एक टैंजिबल फॉर्म नहीं है। तो ये डिजिटल करेंसी में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स बन जाते हैं। तो जैसे ही आप इस करेंसी के उसको चेन को ज्वाइन करते हैं, तो आप अपने कंप्यूटर में एक स्पेस प्रोवाइड कर देते हैं जहाँ पे ये लेजर फॉर्म होगा, और उस लेजर में सारी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखा जाएगा। ठीक है, तो जब भी कोई लेट्स से ए ने बी के साथ कोई ट्रांजैक्शन की, तो उसका रिकॉर्ड आपके पास भी आ गया कि ए ने बी को इतने जो है क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफ़र की। ठीक है, और बदले में आपने क्योंकि अपने कंप्यूटर की स्पेस दी है, तो बदले में आपको भी जो है सम अमाउंट ऑफ क्रिप्टो करेंसी इशू कर दी जाएगी, और इसे ही क्या बोलते हैं? माइनिंग बोलते हैं। तो ये पब्लिक डेटा होता है। ठीक है, और ये एन्क्रिप्टेड फॉर्म में रहता है। तो ये रिकॉर्ड जो है ये सिर्फ आपके पास नहीं रहेगा, ये जितने इस ब्लॉक में जितने लोग अटैच्ड हैं उन सब के रिकॉर्ड में ये रहेगा, और इसी से ही ये बनती है जिसको हम बोलते हैं ब्लॉकचेन। ठीक है, तो इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बेस पे ये क्रिप्टो करेंसी वर्क करती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऑल्दो क्रिप्टो करेंसी तो नहीं पसंद, लेकिन क्रिप्टो करेंसी जिस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है ब्लॉकचेन, वो बहुत पसंद है। तो आरबीआई ने तो बहुत पहले ही कह दिया था कि हम जो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ये इसके लिए एक कमेटी बना रहे हैं, जो कमेटी जो है फाइनली आगे इसको डिस्कस करेगी और एक्सप्लोर करेगी कि इस टेक्नोलॉजी का हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको पर्सनली एक बताऊं, तो अगर हम देखें हमारा जो लैंड रिकॉर्ड्स वाला डिपार्टमेंट है,
ठीक है, अगर इंडिया में जितने लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे आपने कोई ज़मीन आपकी है या आपका घर है कोई, तो घर की एक ज़मीन है तो ज़मीन उसके नाम पे है, तो वो रिकॉर्ड्स जो है बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड हैं। ठीक है, वो एक ही जगह पे मिलते हैं। वो कहाँ मिलते हैं? डायरेक्टोरेट ऑफ लैंड रेवेन्यू के पास, डीआरएल बोलते हैं हम इसको। ठीक है, हर स्टेट का अपना अपना होता है। आप नाम डिफरेंट हो सकता है, काम सेम रहता है। ठीक है, तो डीआरएल जो होता है, डायरेक्टोरेट ऑफ लैंड रेवेन्यू, उसके पास ये सारा रिकॉर्ड रहता है। तो वहाँ पे अगर रिकॉर्ड्स में कोई गड़बड़ कर दी जाती है, तो अकॉर्डिंगली जो है आप मैनिपुलेशन कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर जो लैंड है उसका ओनर कौन है। ठीक है, फिर बेनामी प्रॉपर्टीज वगैरह भी सब आपको पता ही है, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि वो बहुत सेंट्रलाइज्ड है। ठीक है, लेकिन जो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है, इसमें क्योंकि सबके पास रिकॉर्ड है, तो इट बिकम्स अ वेरी डिसेंट्रलाइज्ड। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जैसे अगर ए ने बी के साथ ट्रांजैक्शन की थी, तो ए ने लेट्स से कि बी को 2 कॉइन्स जो है वो ट्रांसफर किए थे। बाद में ये रिकॉर्ड आपके पास भी आ गया, आपके साथ और जितने ब्लॉकचेन में मेंबर्स थे सबके पास आ गया, और इनक्रिप्टेड फॉर्म में हो गया। इनक्रिप्टेड फॉर्म का फायदा क्या हो गया कि अब उसे कोई भी बाहर का बंदा जो है वो हैक नहीं कर सकता है। इनफैक्ट आप खुद भी उसे हैक करके उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अब ये ए और बी के पास तो रिकॉर्ड रह ही रहा है। अब कल को लेट्स से कि दोनों में से किसी एक की इंटेंशन खराब हो जाती है। ए कहता है कि मैंने इसको 3 बिटकॉइन दिए थे, बी कहते हैं नहीं इसने मेरे को 1 कॉइन दिया था। ठीक है, तो इन दैट केस दोनों, अब अगर एक ही रिकॉर्ड होता और दोनों के पास होता, तो दोनों अपने अपने रिकॉर्ड में चेंजेस करके मैनिपुलेशन कर लेते। बट क्योंकि सबके पास रिकॉर्ड है, तो वहां से अपेरेंटली क्वाइट क्लियर हो जाएगा कि किसने किसको कितने कॉइन्स दिए थे। तो चांसेस ऑफ मैनिपुलेशन और करप्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज आरबीआई वाज वेरी इंटरेस्टेड कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है हम कर सकते हैं। तो ऐसे ही लैंड रिकॉर्ड्स के डिपार्टमेंट में आप देख सकते हैं कि अगर वो डिसेंट्रलाइज हो जाए और सबके पास रिकॉर्ड रहे, ओपन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में इसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए, देन इट कैन बी अ ह्यूज ह्यूज बूस्ट। ठीक है, तो इससे ज़मीन की मैनिपुलेशन, बेनामी प्रॉपर्टीज़, और जो आप डिस्प्यूट देखते हैं कि अननेसेसरीली खड़ा हो जाता है, वो काफ़ी हद तक अवॉइड किए जा सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट। तो गवर्नमेंट ने यही कहा है कि इस क्रिप्टो करेंसी के बिल के थ्रू हम जो है जितनी भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज चल रही हैं, फॉर एग्जांपल देर आर बिटकॉइंस, ठीक है, देन देर इज इरीथम, देन देर इज ईथर, सॉरी ईथर है। ठीक है, एंड देन देर आर मल्टीपल अदर बिटकॉइंस। तो आज के टाइम में अगर आप करीब करीब देखें तो 6,000 के करीब प्राइवेट जो है क्रिप्टो करेंसीज चल रही हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि वी विल बैन ऑल ऑफ देम। वाई? बिकॉज अगेन मल्टीपल रीजंस हैं इसके। पहली बात तो जो करेंसी इशू की जाती है, तो उसकी जो है वैल्यू को बैक करने के लिए कोई ना कोई एसेट होना चाहिए। तो ये जो इनके पास कोई ऐसा एसेट है नहीं है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है। अब हमारी जो रुपी इशू होता है, हमारी जो ऑफिशियल करेंसी है वो रुपी है, और वो जो इशू करता है वो आरबीआई करता है। तो उसकी गारंटी आरबीआई की है कि अगर 100 रुपये का नोट है तो उसके लिए 100 रुपये की जो वैल्यू है वो आरबीआई मेंटेन करवा के रखता है। तो इन दैट केस अगर लेट्स से कोई एक डिजिटल करेंसी है और उसकी 1 यूनिट है, तो उस 1 यूनिट की जो वैल्यू है, अगर लेट्स से दैट 1 यूनिट ऑफ डिजिटल करेंसी इज इक्वल टू $100, ठीक है ना, तो ये $100 कौन पे करेगा? यूएस तो पे करेगा नहीं, चाहे यूएस डॉलर्स हैं, पर यूएस तो पे करेगा नहीं। वाई? बिकॉज यूएस इज नॉट इशूड इट। तो इन दैट केस इट बिकम्स अ लिटिल, जिसको आप बोलते हैं डाइसी हो जाता है। तो परसेप्शन पे ये चल रहा है। तो जिस दिन ये बबल बर्स्ट हुआ उस दिन जो है इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। मोर ओवर द गवर्नमेंट इज़ वरीड बिकॉज ये यूथ जो है हमारा, वो इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, अगर एक कुछ एस्टिमेट्स की हम बात माने तो $6.6 बिलियन जो है ना वो इन्वेस्ट हो चुका है इसमें। इंडिया में $6.6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है क्रिप्टो करेंसी में। तो ये $6.6 बिलियन कोई छोटी अमाउंट तो है नहीं। ठीक है, सो फॉर दैट द गवर्नमेंट इज सेइंग कि वी आर गोइंग टू ब्रिंग अ बिल। अब गवर्नमेंट इसे बैन तो कर नहीं सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑलरेडी ऑर्डर में देखिए, आरबीआई ने एक सर्कुलर निकाला था 2018 में। आरबीआई ने कहा था कि बैंक्स जो है वो डिजिटल करेंसी में जितने भी लोग डील कर रहे हैं उनको किसी भी तरीके का कोई सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करेगा, बिकॉज रीज़न मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो अब वो जो है सुप्रीम कोर्ट ने उस सर्कुलर को जो है नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने उस सर्कुलर को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया। तो अब आज के टाइम में क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी बहुत ही डाइसी है। जैसे ना तो वो बैन है, ठीक है, ना तो उस पर कोई बैन है, ना वो कोई रेगुलेटेड है।
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है यही ट्राई करेगी इस बिल के थ्रू कि उसे फाइनली जो है रेगुलेट कर दिया जाए, बैन तो कर नहीं सकते हैं, तो रेगुलेट कर दिया जाए। एंड मोर ओवर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो अपनी खुद की एक डिजिटल करेंसी जो है वो इशू करने वाला है, ठीक है, एन ऑफिशियल डिजिटल करेंसी टू बी इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज हैं जिन्होंने ये डिजिटल करेंसीज, प्राइवेट डिजिटल या क्रिप्टो करेंसीज ऑल टुगेदर बैन कर दी है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज भी हैं जिन्होंने खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दी है, जैसे चाइना है, ठीक है। एंड देन देर आर अदर कंट्रीज लाइक जापान, इंडिया, रशिया हु आर थिंकिंग टू लॉन्च देयर ओन क्रिप्टो करेंसी। सो यू हैव गॉट ऑल द पीपल, जैसे इक्वेडोर है, इक्वेडोर ने अभी अभी क्या किया है, इक्वेडोर ने बिटकॉइन को लीगल टेंडर डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। तो अब वहाँ पे आप बिटकॉइन से शॉपिंग कर सकते हो, बिटकॉइन से अपने लोन्स रीपे कर सकते हो, बिटकॉइन बेसिकली वहाँ पे एक ऑफिशियल करेंसी के तौर पे एक्सेप्टेबल है। सो देर आर अदर कंट्रीज ऑल्सो वेयर दिस इज हैपनिंग, देन देर आर अदर्स जहाँ पे टोटली बैन है। सो अगेन, तो गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है। अगर आपको याद हो, थोड़े दिन पहले सिडनी डायलॉग में भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जितनी भी वर्ल्ड की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं उन सबको मिल के एक कोलैबोरेटिव एफर्ट लगाना चाहिए टू रेगुलेट द डोमेन ऑफ क्रिप्टो करेंसी, बिकॉज अगर ये गलत हाथों में गई, इट कैन लीड टू मनी लॉन्ड्रिंग, इट कैन लीड टू टेररिस्ट फाइनेंसिंग, ठीक है। मोर ओवर जो आपका यूथ की इन्वेस्टमेंट जो है वो स्पॉइल तो होगी ही होगी। सो फॉर दैट we need to be very careful and we need to make a collaborative and concrete efforts. So for उसी डायरेक्शन में ये अगला कदम होने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो सबसे अजीब चीज़ है वो ये है कि गवर्नमेंट कह रही है कि सारी की सारी जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है उसको बैन कर दिया जाएगा, लेकिन सर्टेन एक्सेप्शंस रखी जाएंगी। अब इन एक्सेप्शंस को ना तो डिफाइन किया गया है, ना ही इन एक्सेप्शंस का नेम दिया गया है। सो इट इज़, अब ये टाइम के साथ ही हमें पता लगेगा कि कौन एक्सेप्शन में कौन आएगा और कौन नहीं आएगा, कौन बचेगा और कौन जाएगा, ठीक है। चलिए, देन द अदर न्यूज़ दैट यू कैन सी इज़ कि यहाँ पे ये हैं मिस्टर घनावत, ठीक है, ये हैं मिस्टर अनिल घनावत। यहाँ पे आप इनकी ये फ़ोटो देख सकते हैं। ये फार्म लॉज के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी ना जब, तो उसमें 4 मेंबर्स थे, 4 में से एक मेंबर्स जो थे उन्होंने तो खुद को रिक्यूज़ कर लिया था, तो उन्हीं में से एक मेंबर है और इन्होंने दोबारा जो है सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखी और कहा है कि जो हमने रिपोर्ट बनाई थी फार्म लॉज के ऊपर वो प्लीज़ 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 रिलीज़ कर दीजिए, क्योंकि अब तो लॉज वापस हो ही गए हैं, तो उस रिपोर्ट को जो है छुपा के रखने का फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है ये पब्लिक इंटरेस्ट में है। तो इन फार्मर्स से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं इस रिपोर्ट में अच्छे से उनके साथ डील किया गया है, प्लस उनके सोल्यूशंस भी बताए गए हैं, ठीक है। तो फिर इस 4 मेंबर्स में से एक तो अनिल घनावत थे, बाकी कौन कौन थे, तो बाकी जो उनमें से एक है मिस्टर अशोक गुलाटी। अब अशोक गुलाटी बहुत बड़े जो हैं एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं और इनके साथ जो है ये एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट के होने के साथ साथ एक एपीसी कमीशन होता है, एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस कमीशन, ठीक है, जो डिसाइड करता है कि एमएसपी कितनी रखी जाएगी और फाइनली यही जो है ना आगे रेकमेंड करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि आप किस क्रॉप की एमएसपी जो है कितनी रखिए। तो अशोक गुलाटी उसके चेयरमैन रह चुके हैं फ्रॉम 2012 टू 2014, ठीक है। इसके अलावा अगले जो मेंबर हैं वो थे मिस्टर प्रमोद कुमार जोशी, ठीक है, और ये जो हैं ये भी एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट हैं और साउथ एशिया का जो साउथ एशिया रीजन का जो वो है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट IFPRI, ठीक है, बहुत फेमस जो है एक वो है इंस्टीट्यूशन है IFPRI, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके जो हैं ये डायरेक्टर रह चुके हैं, ठीक है। तो ये 3 मेंबर्स थे, तो उनमें से ये जो मिस्टर अनिल घनावत, इन्होंने जो है क्या किया है, एक रिक्वेस्ट की है सुप्रीम कोर्ट से कि प्लीज़ उस रिपोर्ट को जो है या तो पब्लिक कर दीजिए या हमें परमिशन दे दीजिए, हम उस रिपोर्ट को जो है पब्लिक कर दें। एंड ही ऑल्सो सेड कि मैं अगले 2 महीने में जो है पूरे इंडिया का टूर करूंगा, किसानों के साथ बात करूंगा और अगले 1 लाख किसान इकट्ठा करके प्रोटेस्ट दोबारा स्टार्ट करूंगा, ताकि जो है
एग्रीकल्चर सेक्टर में जो रिफॉर्म्स हैं उन्हें लेके आया जा सके। ठीक है। सो आई डोंट नो अब ये इंडिया में हो क्या रहा है। एक तरफ प्रोटेस्ट हो रहे थे रिफॉर्म्स हटाओ, दूसरी तरफ अब लोग कह रहे हैं हम प्रोटेस्ट करेंगे कि रिफॉर्म्स लाओ। सो लेट्स सी आगे आने वाले टाइम्स में क्या होगा। इट्स अ फनी टाइम, इट्स अ फनी प्लेस टू बी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। अगली जो न्यूज़ है वो भी इकोनॉमी से रिलेटेड है। सो ये न्यूज़ क्या कहती है? ये न्यूज़ कहती है कि अभी जो हाल ही में बीता जो हमारा फेस्टिवल सीज़न था, तो उसमें आरबीआई ने डाटा कैलकुलेट किया। ठीक है। तो आरबीआई 2 फोर्टनाइट्स का डेटा कैलकुलेट करती है। अब एक फोर्टनाइट में आपको पता ही है 15 दिन आते हैं। ठीक है। तो 2 फोर्टनाइट्स, और कौन कौन सी फोर्टनाइट्स? जिसमें नवरात्रे, दशहरा और दिवाली कवर किए जा सके। तो करीब करीब एक महीने का जो है इसमें टाइम कवर किया जाता है। राइट। तो इसमें जो है आरबीआई ने बताया है कि 2021 में सबसे ज़्यादा जो है क्रेडिट डिस्बर्समेंट हुई है। 1,50,278 करोड़ का लोन्स जो हैं वो डिसबर्स किए गए हैं, जो कि पिछले 4 सालों में सबसे ज़्यादा हैं। यस, पिछले साल तो आप देख सकते हैं काफ़ी कम था क्योंकि पेंडेमिक आया हुआ था। उससे पिछले साल और भी कम था क्योंकि एक थोड़ा टेक्निकल रिसेशन में हम लोग चले गए थे। राइट। लेकिन उससे पिछले साल आप देख सकते हैं कि इट वाज मोर देन 1 लाख करोड़। और इस साल सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो टूटे हैं, और इस साल 1,50,000 करोड़ से भी ऊपर चला गया है। तो अब ये इकॉनमी के लिए क्या इंडिकेशन देता है? तो ये इंडिकेशन देता है कि इकॉनमी जो है वो काफ़ी अच्छी एक्टिविटी शो कर रही है, एंड प्लस इट इज़ रिकवरिंग वेरी फास्ट। क्योंकि जितने ज़्यादा लोन्स लोग लेंगे उससे क्या होगा? उससे कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज होती है। ठीक है। कंजम्पशन इंक्रीज होने की वजह से कंजम्पशन इंक्रीज होने की वजह से जो है डिमांड इंक्रीज होती है। राइट। और उसकी वजह से जो है आप डिमांड की वजह से प्रोडक्शन देखते हैं तो वो इंक्रीज होती है, और प्रोडक्शन के इंक्रीज होने से जॉब्स की इंक्रीज होती हैं। ठीक है। तो इससे जो है आपकी ओवरऑल जीडीपी को एक बूस्ट मिलता है। सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ अ गुड न्यूज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2020 में कितना था, 19 में कितना था और 18 में कितना था। तो ये आरबीआई का जो है क्रेडिट डिस्बर्समेंट डेटा है इन द 2 फोर्टनाइट्स फ्रॉम अक्टूबर 8 टू नवंबर 5, यानी करीब करीब एक महीना, जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे ये अच्छी बात देखने को मिली है। और इससे क्या फ़ायदा हुआ है? इससे फ़ायदा ये हुआ है कि हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसने और ज़्यादा स्पीड पकड़ ली है। ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल जो है मार्केट की डिमांड सप्लाई वाला रूल रहता है। सिंपली डिमांड सप्लाई वाला, कि डिमांड जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा जो है आप सप्लाई बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे, और उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट से जो है आगे जीडीपी को बूस्ट मिलेगा। चलिए नेक्स्ट। अब ये न्यूज़ थोड़ी मज़ेदार है। यहाँ पे इंडिया जो है एक ग्लोबल ऑयल वॉर का पार्ट बन चुका है। ठीक है। आई एम श्योर आप सब ने ये काफ़ी न्यूज़ में पढ़ लिया होगा कि ग्लोबल ऑयल वॉर का जो है पार्ट बन गया है इंडिया। अब क्या है? इंडिया जो है 5 मिलियन बैरल रिलीज़ कर रहा है फ्रॉम इट्स रिजर्व्स। अब क्यों न्यूज़ में है? सबसे पहली बात आपको पता होगा कि आप जो है देख रहे होंगे कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी हाई उस पे चल रहे हैं। ठीक है। पेट्रोल एंड डीजल दे आर हैविंग अ वेरी हाई प्राइस नाउ डेज। ठीक है। तो अब ये प्राइस क्यों ज़्यादा है? तो क्या ये इंडिया में ही है? तो एक रीज़न क्या है? क्या टैक्सेस रीज़न है? यस, वन ऑफ द रीजंस। दूसरा रीज़न क्या है? सप्लाई। ठीक है। तो ये भी रीज़न है, और इसकी वजह से सिर्फ इंडिया में नहीं, यूएस, जापान, ठीक है, चाइना, सब में जो है ये चीज़ देखने को मिल रही है कि प्राइसेस हाई होने की वजह से उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो अब पूरा इशू ये था कि कुछ कंट्रीज़ हैं जिनको बोलते हैं ओपेक। ठीक है। कितने कंट्रीज़ हैं ये? 13 हैं। क्या हैं?
ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, कि वर्ल्ड में जितने पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करने वाले कंट्रीज हैं उनकी एक अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन है, और इसको एक्चुअली एक ऑर्गेनाइजेशन ना बोल के एक कार्टेल आप बोल सकते हैं। इसमें आप 10 कंट्रीज और ऐड कर दीजिए जो अगेन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ही हैं लेकिन ओपेक का पार्ट नहीं है। तो ये जब 13 और 10 आप प्लस करते हो तो टोटल आपको जो एक ऑर्गेनाइजेशन मिलती है उसका नाम है ओपेक प्लस। ठीक है, तो आई होप यहाँ से आपको फर्क पता लग गया होगा। ओपेक का हेडक्वार्टर्स वियना में है। ठीक है, वियना ऑस्ट्रिया, तो वहाँ पे ओपेक का हेडक्वार्टर्स है। ओपेक प्लस का कोई हेडक्वार्टर्स नहीं है। ओपेक का जो लीडर है वो डे फैक्टो लीडर सऊदी अरेबिया है। ठीक है, पे ओपेक प्लस में दो मेजर प्लेयर्स जो आते हैं वो एक तो सऊदी अरेबिया है, दूसरा है रशिया। ठीक है, अब इन कंट्रीज ने मिलके क्या डिसाइड किया कि पिछले साल जैसे आप जानते हैं कि जैसे ही पेंडेमिक की वजह से लॉकडाउन लगने शुरू हुए तो जो आपका क्रूड ऑयल था, ठीक है, क्रूड ऑयल का एक बैरल की जो वो थी कीमत थी वो $20 पे आ गई। $20 इज़ अ वेरी वेरी लो प्राइस। ठीक है, वेरी वेरी लो प्राइस। ठीक है, तो एक बैरल जो है आपको करीब करीब $20 में मिल रहा था। अब एक बैरल में आप आगे जानकारी के लिए बता रहा हूँ 159 लीटर्स ऑफ क्रूड ऑयल होता है एक बैरल में। ठीक है, लोहे का एक बड़ा सा वो होता है, उसे बैरल बोलते हैं, ड्रम सा, उसको बैरल बोलते हैं। उसमें 159 लीटर्स ऑफ क्रूड ऑयल होता है, पेट्रोल नहीं होता, डीजल नहीं होता, क्रूड ऑयल होता है। क्रूड ऑयल को आगे रिफाइन करना पड़ता है। तो इसकी कीमत $120, सॉरी 120 नहीं, $20 पहुंच गई। फिर उसके बाद अब ये था कब, अप्रैल 2020 में। आज इसकी कीमत जो है वो करीब करीब $85 है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर/नवंबर 2021। अब ये प्राइस राइज आप देख रहे हैं, 4 गुना से भी ज़्यादा महंगा हो गया है। अब हम मैं नहीं कहता कि ये इतना ही रहना चाहिए, बट आइडियली जो है इसका प्राइस $65 के अराउंड रहना चाहिए। ठीक है, और उससे भी ये काफ़ी ज़्यादा महंगा मिल रहा है। क्यों महंगा मिल रहा है? क्योंकि ये जो ओपेक प्लस कंट्रीज़ हैं, ठीक है, ये वर्ल्ड का 50% ऑयल जो है उसको कंट्रोल करते हैं। सप्लाई जो है ऑयल सप्लाई उसको कंट्रोल करते हैं, 50% ऑफ वर्ल्ड ऑयल सप्लाई। और जो वर्ल्ड के ऑयल रिजर्व्स हैं उसका 90% इनके पास ही है। ठीक है, 90% रिजर्व्स इन्हीं कंट्रीज के पास है। तो अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने आपस में मीटिंग की और कहा कि हम जो सप्लाई है उसे जानबूझ के लो रखेंगे। उससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने की वजह से जो है आपका प्राइस अप जाएगा। अब ये सिंपल मार्केट रूल है, जब एक चीज़ को खरीदने वाले बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और चीज़ लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल होती है तो जो सबसे महंगा खरीदेगा चीज़ उसी को ही मिलेगी। तो इसी वजह से प्राइस हो गए महंगे। तो अब कंट्रीज जो इंपोर्ट करते थे, वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा बड़े इंपोर्टर्स में आता है चाइना, ठीक है, इंडिया, जापान। तो इन कंट्रीज ने कहा कि आपको जो है अपनी सप्लाई बढ़ानी चाहिए ताकि ऑयल का जो प्राइस है वो कम हो जाए। तो इन अब ओपेक प्लस कंट्रीज ने ऐसा करने से मना कर दिया। तो काफ़ी इनमें आपस में जो है नेगोशिएशंस चली, बट ओपेक प्लस कंट्रीज ने नहीं माना और उन्होंने कहा कि हम धीरे 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 करके अगले साल के एंड तक सप्लाई बढ़ाएंगे। उसकी वजह से अब इन कंट्रीज ने कहा कि आपके हाई प्राइसेस की वजह से हमारी जो इकोनॉमिक रिकवरी है, जो पोस्ट पेंडेमिक रिकवरी है, वो सफ़र कर रही है। अब वहाँ पे फिर इन कंट्रीज़ ने यूएस के साथ मिलके क्या डिसाइड किया कि इनके जो रिजर्व्स हैं, जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं, अब स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स क्या होते हैं? स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हर कंट्री जो है, हर एक अच्छा कंट्री या डेवलप्ड कंट्री या डेवलप एक अच्छी इकोनॉमी जो है वो मेंटेन करके रखते हैं कि कल को अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है और ऑयल की सप्लाई बंद हो जाती है तो ये जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं इनमें से हम जो है निकाल के ऑयल यूज़ करेंगे। अब ये इमरजेंसी सिचुएशन कौन सी हो सकती है? या तो सप्लाई बंद हो जाए, ठीक है, या फिर वॉर हो जाए, ठीक है, या फिर कोई अदर कोई नेचुरल हैजार्ड आ जाए। तो एनीवेज कोई भी जो रीज़न हो उसकी वजह से, जैसे सपोज कर लीजिए कि आप जो है पैसा सेव करके रखते हैं और एफडी करवा देते हैं कि ये हमारी फिक्स रहेगी और जब ज़रूरत पड़ेगी तो इस एफडी को हम तोड़वा लेंगे।
ठीक है, तब तक ये बैठ वहाँ पे सेफ रहेगा पैसा, तो आप ब्लॉक करवा देते हैं जस्ट लाइक दैट। तो कंट्रीज जो हैं जैसे कि यूएस प्लस इंडिया, ठीक है, प्लस जापान प्लस चाइना, साउथ कोरिया, ठीक है, इन सब कंट्रीज ने मिलकर डिसाइड किया कि हम जो है अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स में से ऑयल निकाल के मार्केट में रिलीज कर देंगे। उससे क्या होगा, सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी और प्राइस डाउन आ जाएगा। तो अब इस चीज़ के लिए जो है यूएस ने इनिशिएट किया था, यूएस अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स में से 50 मिलियन बैरल्स जो है वो रिलीज़ कर रहा है। इंडिया 5 मिलियन बैरल्स रिलीज़ कर रहा है, जापान 4.2 मिलियन, ठीक है, साउथ कोरिया 1.6 मिलियन, एंड चाइना ने अभी स्पेसिफाई नहीं किया है, राइट। सो विद दिस, अब ये जो मार्केट में जब सप्लाई इंक्रीज होगी तो प्राइस डाउन आएगा। तो इसके जवाब में फिर ओपेक क्या कुछ नहीं कर रहा है। ओपेक ने कहा है कि हम जो अपनी सप्लाई इंक्रीज करने वाले थे अब उसको रिकंसिडर करेंगे। तो इसीलिए मैंने ये टर्म यूज़ की थी ऑयल वॉर, इसीलिए मैंने ये टर्म यूज़ की थी ऑयल वॉर। तो अब यहाँ पे मैं आपके से ये बताना चाहता हूँ, जस्ट अ मिनट। ओप्स, सो एज आई सेड कि व्हाट इज दिस स्ट्रेटेजिक रिजर्व। तो इंडिया में एक पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है, जिसका नाम है आईएसपीआरएल, इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड। तो ये क्या है, इंडिया में 3 सिटीज़ हैं, विशाखापट्टनम, ठीक है, उसके बाद पड्डूर, उसके बाद मैंगलुरु। तो यहाँ पे इंडिया के 3 स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स जो है लोकेटेड हैं। टोटल अगर इनका करें तो इंडिया के पास करीब करीब 9.5 दिन का जो है स्ट्रेटेजिक रिजर्व है। 9.5 दिन मतलब आज अगर ऑयल सप्लाई बिल्कुल बंद हो जाती है, मतलब एग्जैक्टली बंद हो जाती है, कोई भी पूरे वर्ल्ड में किसी को अभी एक बूंद भी क्रूड ऑयल सप्लाई नहीं हो रहा है, तो अगले 9.5 दिन तक बिना अपनी किसी भी हैबिट में चेंज किए इंडिया जो है अपनी ऑयल डिमांड पूरी कर सकता है 9.5 दिन, ठीक है। तो ऐसे ही हर कंट्री मेंटेन करके रखता है। यूएसए के पास 150 दिन के करीब है, चाइना के पास 132 दिन के करीब है, ठीक है। हमारे पास पहले सिर्फ 5 दिन के करीब था, अब धीरे धीरे हम इसे इंक्रीज कर रहे हैं और हमारा टारगेट है कि हम इसे 12 दिन तक लेके जाएं, ठीक है। तो इस स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से हम जो है 5 मिलियन बैरल्स निकाल रहे हैं, विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अबाउट 1 डे। हम करीब करीब अपने एक दिन का ऑयल सप्लाई जो है, क्रूड ऑयल डिमांड जो है वो मार्केट में रिलीज़ करेंगे, और उससे जो है ऑयल सप्लाई क्योंकि ज़्यादा हो जाएगी तो प्राइसेस डाउन आने के चांसेस हैं। सो अब लेट्स सी ये कितना सक्सेसफुल रहता है और कितना नहीं, और क्या ये ऑयल वॉर जो है और ज़्यादा इंटेंस होगी या फिर एक कॉम्प्रोमाइज़ निकलेगा। सो ये आने वाले टाइम में ही हमें पता लगेगा। बट फ़िलहाल के लिए एक चीज़ के लिए श्योर रहिएगा कि आपका जो ऑयल का बिल है वो कम नहीं होने वाला है, क्योंकि इंडिया जो है अपनी ऑयल रिक्वायरमेंट का 80% इम्पोर्ट करता है, ठीक है। वी इम्पोर्ट 80% ऑफ आर ऑयल डिमांड, और उसका साल का बिल जो है वो 150 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है। तो हमारा जो डिफेंस बजट है उससे डबल से भी ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि हमारा जो डिफेंस बजट है वो करीब करीब 74 बिलियन डॉलर्स का है। तो हमारे फौज पे, पूरी फौज को मेंटेन करने पे, उसके मॉडर्नाइजेशन पे जितना खर्चा नहीं होता उससे डबल हमारा ऑयल इंपोर्ट में हो जाता है। सो लेट्स सी, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। कर्नल बाबू मेजर सूद गेट्स गैलेंट्री अवार्ड। तो आपको इन 2 नामों को याद रखना है, कर्नल बाबू, कर्नल संतोष बाबू, ठीक है। तो ये अगर आपको याद हो 2020 के जून के महीने में गलवान वैली में, जो कि लद्दाख
रीजन में लोकेटेड है। ठीक है, वहाँ पे चाइनीज़ सोल्जर्स के साथ एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट हुआ था, जिसमें कर्नल संतोष बाबू जो कि सीओ थे बिहार रेजिमेंट के, उनको वो जो है वीरगति को प्राप्त हुए थे। ही वॉज मार्टियर्ड। सो फॉर हिज ब्रेव एक्ट, जब इतने सारे चाइनीज सोल्जर्स के सामने हमारे जो है थोड़े से सोल्जर्स खड़े रहे, हटे नहीं, और बदले में उनको बहुत अच्छे से जवाब दिया। यू नो दैट वी लॉस्ट 20 ऑफ आर वेलेंट वॉरियर्स। ठीक है, और चाइना जो है उसने आज तक नहीं माना, लेकिन उसके 40 से लेके 45 सोल्जर्स दे डाइड। चाइना ने माना नहीं है, एक्नॉलेज नहीं किया है। ठीक है, 4 का कर लिया है, बाकियों का नहीं किया है। इंडिया लॉस्ट 20, एंड दैट शोज द करेज, द क्वालिटी एंड द वेलियर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तो उनके जो सीईओ थे उनको महावीर चक्र जो है वो अवार्ड किया गया है। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि हमारे गैलेंट्री अवार्ड जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं वॉर टाइम, ठीक है, जो युद्ध के समय मिलते हैं। एक होते हैं पीस टाइम। ठीक है, तो जब वॉर होती है, जैसे 91 में, 99 में हुई थी, सॉरी 71 में हुई थी, ठीक है, 66 में हुई थी, तो दैट इज़ अ वॉर टाइम। तो उस टाइम पे जो सबसे हाईएस्ट अवार्ड मिलता है वो होता है पीवीसी, परमवीर चक्र। ठीक है, परमवीर चक्र। उसके नीचे आता है महावीर चक्र। ठीक है, और थर्ड हाईएस्ट जो होता है वो होता है वीर चक्र। अगर इनके कंपैट्रिएट मैं पीस टाइम पे बात करूं, अभी जैसे आज के टाइम पे हमारी कोई वॉर नहीं हो रही है, तो इस टाइम पे भी कोई ब्रेवरी, बहुत एग्जेम्पलरी ब्रेवरी दिखाता है, तो उसे जो मिलता है वो मिलता है अशोक चक्र। अशोक चक्र। ठीक है, उसके नीचे आता है कीर्ति चक्र, विच इज द सेकेंड हाईएस्ट, एंड द थर्ड हाईएस्ट इज शौर्य चक्र। ठीक है, तो यहाँ पे आप बात करेंगे कि सर पिछले साल तो लड़ाई चाइना से भी नहीं हुई, फिर भी उसे हमने, कर्नल बाबू को महावीर चक्र से जो है ऑनर क्यों किया है? बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर आवर सोल्जर्स हैज़ कंसिडर्ड दैट एज अ वॉर टाइम एक्ट। ठीक है, तो उसे उस सेक्रीफाइस को ऑनर करने के लिए, उस ब्रेवरी को जो है एक ड्यू ऑनर दे, ड्यू रिगार्ड देने के लिए जो है हमने उसे एक वॉर टाइम एक्ट कंसिडर करके महावीर चक्र जो है प्रोवाइड किया है। और मेजर अनुज सूज जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में मार्टियर हुए थे, उन्हें शौर्य चक्र दिया गया है पोस्थॉमसली। पोस्थॉमसली मींस मरणोपरांत, इन एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस जो कि कुपवाड़ा में हुई थी। ठीक है, इसके अलावा आपने पढ़ा होगा कि आप ग्रुप नाउ ग्रुप कैप्टन विंग Abhinandan Varthaman, then wing commander, he has also been given the wartime Mahavir Chakra, sorry, Veer Chakra. ठीक है, so he shot an enemy's plane, landed in the enemy's territory, came back. तो बाकी उनकी जो फेमस वीडियो है, आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दैट, वो तो आज सबने देखी ही है। ठीक है, तो मेजर सूद जो थे वो R21 RR के कंपनी कमांडर थे, और उन्होंने जो है ऑपरेशन लॉन्च किया था 2 मिलिटेंट्स को मारने के लिए। एंड ही एंटर्ड इनटू अ हाउस टू इवैक्यूएट द सिविलियंस जो कि वहाँ पे टेररिस्ट की वजह से हॉस्टेज बने हुए थे। एंड इन दैट एक्ट ऑफ ब्रेवरी टू सेव दो सिविलियंस जो शायद वहाँ पे आर्मी के ऊपर पत्थर मारते हैं, उन्हें ही बचाने के लिए उस घर में घुसे थे, उनको बचा के वो अपनी जान दे दी, बट उन सिविलियंस को जो है सेफली बाहर निकाल लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ही along with the CO and 3 others move inside the target house to evacuate civilian hostages. ठीक है, so unmindful of his personal safety, the officer relentlessly fired upon and pinned down hardcore terrorists, resulting in evacuations of 3 civilian hostages. ठीक है, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 और जो हमारे गलवान वैली के शहीद थे उन्हें भी जो है वीर चक्र दिया गया है। ठीक है, उनमें से 4 जो थे, इनमें से इनका नाम आई वांट टू टेक हेयर इज नायब सूबेदार नदूराम सोरेन, हवलदार के पलानी, नायक दीपक सिंह ऑफ बटालियन नर्सिंग असिस्टेंट, सिपॉय लेट गुरतेज सिंह। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनको जो है
वीर चक्र दिया गया है। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। चलिए, तो इंडिया का फर्स्ट गवर्नमेंट अप्रूव्ड एंड ऑफ लाइफ व्हीकल स्क्रैपिंग प्लांट जो है वो इनॉग्रेट किया गया है। कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? नोएडा में। किसने इनॉग्रेट किया है? दी ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिस्टर नितिन गडकरी। तो हम वहीं उसी इनॉग्रेशन पे, तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि इंडिया का फर्स्ट जो है गवर्नमेंट अप्रूव्ड, ठीक है, एंड ऑफ लाइफ व्हीकल स्क्रैपिंग एंड रिसाइकलिंग यूनिट इन नोएडा उत्तर प्रदेश, ये है क्या? तो बेसिकली अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी वाली, तो आपको याद होगा कि गवर्नमेंट ने इस साल, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने इस साल जो है एक नई व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी निकाली है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 15 साल से पुराने जो व्हीकल्स होंगे उनको आप अगर स्क्रैप में बेचते हैं या उनको जो है एंड ऑफ लाइफ साइकिल के लिए करवाते हैं, तो बदले में आपको सर्टिफिकेट इशू किए जाएंगे जो कि आप यूज़ कर सकते हैं टू बाय न्यू व्हीकल्स एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। इससे फ़ायदा क्या होगा? एक तो जो पुराना व्हीकल है वो थोड़ा ज़्यादा पोल्यूटिंग होता है एज़ कम्पेयर टू न्यूअर व्हीकल, तो पोल्यूशन कम होगा। दूसरा, उस व्हीकल के जो जो आप स्क्रैप कर रहे हो उसके पार्ट्स जो हैं वो रिसाइकिल होंगे, तो उससे जो हमारे नए रिसोर्सेज की, नेचुरल रिसोर्सेज पे जो डिमांड पड़ती है माइनिंग की वजह से, वो थोड़ी कम होगी, तो हमारा इन्वायरमेंट और ज़्यादा साफ रहेगा। प्लस क्योंकि मार्केट में नए ऑटोमोबाइल्स की डिमांड बढ़ेगी, तो उससे जो है इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमी को जो फ़ायदा होगा। अब ये जो नया प्लांट है मारुति सुजुकी टोयोत्सु इंडिया, ठीक है, ये एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन मारुति सुजुकी एंड टोयोटा ग्रुप, ठीक है। तो मारुति सुजुकी और टोयोटा ग्रुप के बीच में ये एक जॉइंट वेंचर है और उन्होंने ये बनाया है। तो यहाँ पे अब नितिन गडकरी साहब ने कहा है कि ये तो एक ही है, गवर्नमेंट देख रही है कि और ज़्यादा जो है हम फाइनेंशियल बेनिफिट्स दे सकें, ताकि लोग और ज़्यादा जो है मतलब बढ़ चढ़ के अपने पुराने व्हीकल्स, जो पोल्यूटिंग व्हीकल्स हैं, ऑब्सोलीट व्हीकल्स हैं, उनको जो है स्क्रैप करवाएं, ठीक है। तो इट इज़ नोन एज द नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी। तो इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है, जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप वो 12 से 15 मिनट की वीडियो है, तो आप वो देख लीजिएगा। तो उसमें बहुत अच्छे से जो है एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या होने वाला है और क्या बेनिफिट्स जो हैं कॉमन मैन के लिए होंगे, क्या बेनिफिट्स जो हैं इकोनॉमी के लिए होंगे, और गवर्नमेंट ने ये स्टेप इंट्रोड्यूस करके आए, उसके एम्बिशन मेन क्या था, ठीक है। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। हाँ जी, तो हमारे जो रेल मिनिस्टर हैं मिस्टर अश्विनी वैष्णव, उन्होंने कहा है कि प्राइवेट ऑपरेटर्स को जो है अब ये लिबर्टी मिल जाएगी कि वो एक ट्रेन जो है वो लीज पे ले सकते हैं। पूरी ट्रेन जो है वो लीज पे ले सकते हैं रेलवे से, ठीक है, और अपनी मर्जी से किसी भी सर्किट पे उसे चला सकते हैं, ठीक है, विद फ्रीडम टू डिसाइड कि क्या रूट होगा, कितना किराया होगा, किस तरह की सर्विसेज जो है वो ऑफर की जाएंगी। और इस नई स्कीम का नाम जो है वो क्या है? भारत गौरव। इस नई स्कीम का नाम है भारत गौरव, ठीक है। तो इसकी इसमें जो है अश्विनी वैष्णव जो हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं और हमारे मिनिस्टर फॉर आईटी एंड कम्युनिकेशंस भी हैं, उन्होंने कहा है कि 3033 इंटेग्रल कोच फैक्ट्री के जो हमारे कोचेज़ हैं, उनको हम ट्रेडिशनल पैसेंजर कोचेज़ बेसिकली, उनको जो हम क्या है लीज पे देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन, अब कौन कौन उसे लीज पे ले सकता है? कोई भी सोसाइटी, ट्रस्ट, कोई कंसोर्शियम या स्टेट गवर्नमेंट भी उसे लीज पे ले सकती है और अपनी खुद की एक ट्रेन चला सकती है।
ठीक है, किस सर्किट पे चलाएगी वो उसकी मर्जी होगी, जो भी फॉर्मेलिटीज होंगी। फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं चलेंगे ऑब्वियसली, रेलवेज को आपको पहले तो लीज भी देनी पड़ेगी, फिर अगर आप रेलवे का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहे हो तो उसके लिए आपको किराया भी देना पड़ेगा। इट इज़ जस्ट लाइक कि आपने एक रोडवेज से बस जो है किराए पे लेके खुद चलानी शुरू कर दी है। अब रोडवेज से बस किराए पे ली है तो बस का किराया भी भरना पड़ेगा, रोड का टैक्स भी भरना पड़ेगा, जो रास्ते में टोल आते हैं उसका भी भरना पड़ेगा। और अगर आप अपनी बस को जो है बस स्टैंड में लेके जा रहे हो तो बस स्टैंड को जो वहाँ पे चार्जेस होते हैं वो भी देने पड़ेंगे। तो सिमिलर मॉडल पे जो है आप रेलवेज की ये नई स्कीम आई है। ठीक है, तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि अब जो है धीरे धीरे गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि जो पुराने जो ट्रेन हैं और जो पुराने कोचेज़ हैं उनको फेज आउट करके नए जो बेटर कोचेज़ हैं उनको इंट्रोड्यूस किया जाए। तो इसी में ही आप देखा होगा कि आपने कि वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि ट्रेन 18 जो है वो, इसके अलावा विस्टा डोम कोचेज़ आ चुके हैं जो कि पूरे, जिनका जो रूफ टॉप होता है वो पूरा का पूरा ग्लास का होता है, और जो ज़्यादा सीनिक रूट्स होते हैं उन पे ये चलती है। इसके अलावा लिंक हॉफमैन बुश कोचेज़ जो हैं जो ज़्यादा स्पीड पे चल सकते हैं और ज़्यादा सेफ होते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल इंडियन रेलवे कोचेज़। धीरे धीरे आगे चल के उन ट्रेन्स को भी, उन कोचेज़ को भी जो है लीज पे दिया जाएगा। बट फिलहाल के लिए रेलवेज ने कहा है कि हम इनको तो लीज पे नहीं देंगे, जो लेटेस्ट हैं हमारे, जो पुराने हैं उनको आप लीज पे ले सकते हैं, उनमें एयर कंडीशन भी मिल जाएंगे आपको और नॉर्मल वाले भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि रेलवेज चाह रही है कि हम इन्हें फेज आउट करके ये जो नए लेटेस्ट कोचेज़ हैं ये इंडियन रेलवेज की ट्रेन्स में इंक्लूड कर दें। ठीक है, तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि कन्वेंशनल एसी क्लासेस हैव बीन ईयरमार्क्ड अलोंग विद नॉन एसी स्लीपर कोचेस। ठीक है, चेयर कार्स भी होंगी और पेंट्री कार्स भी किराए पे मिलेंगी। अब जो ट्रेन किराए पे ले रहा है ये उसकी मर्जी होगी कि वो एक ट्रेन में कितने एसी के डब्बे लगाए, कितने नॉर्मल डब्बे लगाए, कितनी चेयर कार्स लगाए, वो उसकी खुद की मर्जी होगी। ठीक है, पूरा फुल फ्रीडम मिलेगा रेलवेज को, बस जो है उसकी पेमेंट आ जानी चाहिए टाइम पे। सो दिस इज इन अ वे यू कैन से इज अ मेथड फॉर एसेट मोनेटाइजेशन। ठीक है, इसे ही आप एसेट मोनेटाइजेशन कह सकते हैं कि उनके पास पड़े हैं, पड़े पड़े वेस्ट हो जाएंगे तो उन्होंने ये किराए पे देना बेटर समझे हैं। तो इस स्कीम का नाम है भारत गौरव। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ अगेन मिस्टर वैष्णव की मिनिस्ट्री से ही आती है। मैंने अभी आपको बताया कि वो हमारे रेलवेज के मिनिस्टर तो ही हैं, उसके साथ साथ हमारे कम्युनिकेशंस और आईटी के भी मिनिस्टर हैं। तो उन्होंने कहा है कि इंडिया में 6G टेक्नोलॉजी जो है वो हम लॉन्च कर देंगे बाय 2023 एंड या फिर 2024 तक। और ये टेक्नोलॉजी की खास बात क्या होगी, ये टोटली जो है इंडिजिनसली डेवलप्ड होगी। ठीक है, मतलब इंडिया में इसके कंपोनेंट्स और इसका सॉफ्टवेयर जो है वो इंडिया में ही डेवलप किया जाएगा। तो इस हिसाब से उस तरफ जो है मिनिस्ट्री जो है काम कर रही है। एंड सॉरी, इस टेक्नोलॉजी में सबसे बेस्ट बात क्या रहेगी कि जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग होगी वो भी इंडिया में ही होगी। ठीक है, तो इंडिया में ही आप देख सकते हैं कि डिज़ाइन होंगे सारे के सारे जो टेलीकॉम इक्विपमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये देखिए, मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया टेलीकॉम इक्विपमेंट्स सर्व्ड इन इंडिया टेलीकॉम नेटवर्क्स विच कैन गो ग्लोबल। आज के टाइम में अगर हमें जैसे 5G के कंपोनेंट्स हैं तो बहुत सारी कंपनीज जो हैं जैसे एयरटेल है, वोडाफोन है, तो ये बाहर से खरीद रही हैं। और उसमें से भी आपके पास हुआवे की जो है वो चॉइस बची नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास सोनी एरिक्सन की चॉइस है जो कि एक फिनलैंड की कंपनी है। तो ऑब्वियसली अगर आप बाहर से खरीदते हैं तो वो आपको महंगी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर आप होम ग्रोन बनाते हैं तो आपको सस्ती पड़ेगी। प्लस होम ग्रोन होगी तो इंडिया के अकॉर्डिंगली और इंडिया की डिमांड्स के अकॉर्डिंगली वो कस्टमाइज्ड होगी। तो यही जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्राई कर रही है कि जो कोर सॉफ्टवेयर होगा वो भी इंडिया का हो, क्योंकि 5G के लिए इंडिजिनस सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप हो रहा है। ठीक है, और बहुत जल्द आप देखेंगे कि 5G को रन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर है वो इंडिजिनसली डेवलप्ड होगा। ऑल दो इक्विपमेंट्स अभी भी डेवलप नहीं हुई हैं, लेट मी बी वेरी फ्रैंक, लेकिन इस चीज़ को माइंड में रखते हुए कि हम ऑलरेडी पीछे चल रहे हैं, तो अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि जब 6G की बारी आएगी तब हम पीछे नहीं रहेंगे, हमारे पास इक्विपमेंट्स और सॉफ्टवेयर दोनों ही जो है इंडिया के होंगे।
इंडियन मेड होंगे और इंडिया के लिए होंगे, जो हम आगे ग्लोबली भी सप्लाई करेंगे। सो दिस इज सम अ गुड स्टेप इन अ गुड डायरेक्शन। ठीक है, तो सिक्स जनरेशन पे आ जाते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि 6G हो, 5G हो, 4G हो, द G स्टैंड्स फॉर द वर्ड जनरेशन। ठीक है, G स्टैंड्स फॉर जनरेशन। चल, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। अगली न्यूज़ जो है वो नीति आयोग की तरफ से आ रही है, और नीति आयोग की तरफ से जो न्यूज़ आई है उसमें हमें देखने को मिलता है कि सॉरी, चलिए, तो नीति आयोग ने जो है अभी अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स जो है और अर्बन इंडिया इंडेक्स वो लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये जो अर्बन इंडिया इंडेक्स है ये नीति आयोग ने खुद नहीं डेवलप किया है। नीति आयोग ने एक पार्टनरशिप की है। किसके साथ नीति आयोग ने पार्टनरशिप की है? आप देख सकते हैं कि नीति आयोग ने ये जो पार्टनरशिप की है, इट हैज़ बीन डन विद GIZ and BMZ। ठीक है, GIZ एंड BMZ, ये दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसके साथ नीति आयोग ने जो है पार्टनरशिप की है और मिलके एक अर्बन इंडिया इंडेक्स निकाला है। ठीक है, अब ये जो पार्टनरशिप हुई है ये बेसिकली दो जर्मन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ पार्टनरशिप हुई है, और ये जो पार्टनरशिप है ये इंडो जर्मन डेवलपमेंट, ठीक है, पार्ट कोऑपरेशन के अंडर हो रही है। राइट, क्योंकि जर्मनी में आपको पता ही है कि वो एनवायरनमेंट को लेके काफ़ी ज़्यादा जो है सीरियस हैं, और वो काफ़ी अच्छी उनके पास टेक्नोलॉजी है एनवायरनमेंट को लेके। तो इस इंडेक्स में उन्होंने बेसिकली बताए हैं कि कौन कौन से सिटीज़ जो हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ पूरा करने की तरफ कितने अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं। तो इस इंडेक्स में जो टॉप किया है वो शिमला ने किया है, फॉलोड बाय कोयम्बटूर एंड फॉलोड बाय चंडीगढ़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, 2 एंड थर्ड रैंक सिटीज़ आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है, वेयर एज अगर हम ऑन द कॉन्ट्रेरी बात करें तो टॉप थ्री सिटीज़ के अलावा अगर हम वर्स्ट सिटीज़ देखें तो धनबाद, मेरठ और फरीदाबाद जो है वो निकल के आते हैं, जो कि सबसे पुअर सिटीज़ में से आते हैं। तो अब इस रैंकिंग को डेवलप कैसे किया गया है? इस रैंकिंग में बेसिकली अगर आप देखेंगे तो 56 अर्बन एरियाज़ को इंक्लूड किया गया, जिनके लिए 77 SDG इंडिकेटर्स थे जो कि 46 टारगेट्स के अक्रॉस फैले हुए थे। ठीक है, तो इनमें से जैसे नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जैसे ये जो टारगेट्स हैं, ये सारे जो इंडिकेटर्स हैं इन पे हर जो है शहर को एक स्कोर मिलता था। तो स्कोर जो है वो 0 से 100 के बीच में मिलता। 100 मीन्स कि वो बहुत अच्छे से जो है वो गोल जो है या वो टारगेट जो है मीट कर लेगा। ठीक है, वो अर्बन एरिया। एंड ज़ीरो मीन्स कि वो सब मतलब बिल्कुल या तो एफर्ट मार ही नहीं रहा है, या इसे वो गोल या टारगेट अचीव करने में भी बहुत टाइम लगेगा और बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगा। ठीक है, तो इन दैट केस शिमला, कोयम्बटूर एंड चंडीगढ़ आर अमंग द टॉप 10 सिटीज़। तो इसके अलावा और कौन कौन से सिटीज़ हैं जो टॉप 10 में आए हैं? तिरुवनंतपुरम है, कोची है, पणजी, पुणे, तिरुचिपल्ली, अहमदाबाद एंड नागपुर। ठीक है, तो नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन हैं मिस्टर राजीव कुमार, उन्होंने ये इंडेक्स सस्टेनेबल अर्बन इंडेक्स जो है वो लॉन्च किया है, अर्बन इंडिया इंडेक्स। तो प्लीज़ इसे याद रखना। चल, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। पुतिन जो है, व्लादिमीर पुतिन, द रशियन प्रेसिडेंट, वो इंडिया आने वाले हैं। ठीक है, तो इंडिया आने से पहले जो है एक गुड न्यूज़ ये आ रही है कि फाइनली DAC, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, ठीक है, आपको पता ही होगा ये नया एक काउंसिल है जिसके चेयरमैन जो है वो एक्स ऑफिशियो डिफेंस मिनिस्टर होते हैं। उन्होंने फाइनली जो है एक प्रपोजल क्लियर कर दिया है, और इस प्रपोजल क्लियर होने के बाद जब ये साइन हो जाएगा तो इंडिया में 6 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर की जाएंगी।
और व्हाट आर असॉल्ट राइफल्स एंड व्हाट इज़ एन AK-203 असॉल्ट राइफल, इसका क्या स्पेसिफिकेशंस है। तो ये जो है आप हमारे चैनल की डिफेंस एग्ज़ाम और CDS वाली सीरीज़ में देख सकते हैं, वहाँ पे प्रॉपर वीडियो बना के रखी हुई है। जितने भी वेपन सिस्टम्स न्यूज़ में हैं सब के सब उसमें कवर किए हुए हैं अलॉन्ग विद टाइप्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन जो कि दिसंबर फर्स्ट वीक में इंडिया विजिट करेंगे ऑन अ एनुअल समिट बायलैटरल विजिट, तो उस टाइम पे ये डील साइन कर ली जाएगी और इस डील साइन करने के बाद इंडिया में इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मैन्युफैक्चर कौन करेगा? इट विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन अमेठी। अमेठी में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये इंडिया और रशिया का एक जॉइंट वेंचर है और इस पूरी डील की जो वर्थ होगी वो करीब करीब 5,000 करोड़ की होगी। ठीक है, तो ये डील जो है काफ़ी सालों से अटकी हुई थी। अटकी इसलिए हुई थी कि रशिया वाले जो हैं इस गन को प्रोड्यूस करने के लिए रॉयल्टी मांग रहे थे कि हम आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर देंगे तो बदले में हमारे हाथ से तो हमारा प्रोडक्ट चला गया, तो आप जितनी भी गन्स प्रोड्यूस करेंगे हमें बदले में हर गन पे ऊपर रॉयल्टी चाहिए। तो अब वो जो है उन्होंने रॉयल्टी वेव ऑफ कर दी है। तो इसके बाद जो है अब रास्ता साफ है, 6 लाख से ज़्यादा जो है AK-203 असॉल्ट राइफल्स जो है इंडिया में अब मैन्युफैक्चर की जाएंगी। ठीक है, अब इसका ब्रेकअप ऐसे रहेगा कि 70,000 जो राइफल्स हैं, ठीक है, वो एज इट इज़ जो है मतलब इंटर गवर्नमेंटल डील जो हुई है इंडिया और रशिया के बीच में जो डील होने वाली है उसके अकॉर्डिंगली ऑफ द शेल्फ होंगी। ठीक है, अब इस टर्म का मतलब क्या होता है ऑफ द शेल्फ? तो जैसे आप दुकान में जाते हैं, ठीक है, तो जैसे लेट्स से यू गो टू एन इजी डे, तो इजी डे पे आपने देखा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो शेल्फ पे पड़े होते हैं, तो आप वो उठाते हैं और उन्हें घर ला के यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो शेल्फ पे जो चीज़ पड़ी थी वो फिनिश्ड गुड्स था। तो इसी तरीके से ऑफ द शेल्फ मीन्स कि ये रेडी टू यूज़ है। ऐसा नहीं है कि 70,000 गन्स की पहले किट्स आएंगी, किट्स को असेंबल करना पड़ेगा, असेंबल करने के बाद फिर आप उसे यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ऑफ द शेल्फ मीन्स कि आप इसे डायरेक्टली उठाएं और यूज़ करना स्टार्ट कर दें। तो 70,000 जो है वो ऑफ द शेल्फ जो है रशिया से आएंगी, उसके बाद टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर दी जाएगी और बाकी इंडिया में मैन्युफैक्चर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो न्यू असॉल्ट राइफल है, जो ये AK-203 असॉल्ट राइफल है, तो ये क्या करेगी? ये रिप्लेस करेगी इंसास राइफल्स को। ये रिप्लेस करेगी इंसास राइफल्स को, इंडियन शॉर्ट आर्म सिस्टम्स। ठीक है, इंडियन न्यू शॉर्ट आर्म्स सिस्टम जो है राइफल्स उनको रिप्लेस करेगी। और रिप्लेस करने के बाद क्योंकि इंडिया में राइफल्स की बहुत कमी है, तो ऑलरेडी इंडिया ने जो है, अगर आपने न्यूज़ पढ़ते हो तो सिग सॉयर, ठीक है, ये सारी की सारी हमारी डिफेंस वाली वीडियोस में जो है कवर हो चुकी है। सिग सॉयर 716 असॉल्ट राइफल का ऑर्डर दे रखा है जो कि एक US और जर्मनी का जॉइंट वेंचर है। ठीक है, तो US जर्मनी का जॉइंट वेंचर इसके लिए ऑर्डर दे दिया था। वो ऑर्डर इसलिए दे दिया था क्योंकि ये डील जो है ये कहीं अटक गई थी, तो इंडिया इज़ इन डायर नीड ऑफ असॉल्ट राइफल्स। तो अब फाइनली ये डील साइन हो जाएगी और उसके बाद जो आप देख सकते हैं कि अब 6 लाख से ज़्यादा ये असॉल्ट राइफल्स प्रोड्यूस की जाएंगी। इसके अलावा DAC ने एक और अप्रूवल दिया है, वो दिया है ₹2,236 करोड़ का, जो कि इंडियन एयरफोर्स के लिए है। अब इंडियन एयरफोर्स इन पैसों का क्या करेगी? इस पैसों से इंडियन एयरफोर्स के लिए एक नई सैटेलाइट जो है वो क्रिएट की जाएगी, जिस सैटेलाइट का नाम होगा GSAT-7C। तो GSAT-7 ऑलरेडी जो है वर्किंग है, वो स्पेस में लॉन्च की जा चुकी है। 2018 में लॉन्च कर दिया गया था GSAT-7, जिसको रुक्मिणी कहते हैं। ठीक है, तो इनका जो यूज़ है वो इंडियन नेवी कर रही है। GSAT-7A इट इज़ बीइंग यूज्ड बाय इंडियन नेवी एंड GSAT-7 अगेन इज़ बीइंग यूज्ड बाय आर्म्ड फोर्सेस। तो अब एयरफोर्स को अपनी डेडिकेटेड एक सैटेलाइट मिलेगी जिसका नाम होगा GSAT-7C। तो ये इंडिया में ही डेवलप की जाएगी, इसरो इसे बनाएगा और इसरो ही इसे लॉन्च करेगा और उसके बाद इंडियन एयरफोर्स के पास एक अपना खुद का एक कम्युनिकेशन नेटवर्क होगा। ठीक है, उससे फ़ायदा क्या होगा कि अब जो इंडियन एयरफोर्स की कम्युनिकेशन रीच है वो बहुत बड़े रीजन तक, पूरे के पूरे इंडियन रीजन तक जो है हो जाएगी। ऑलराइट, तो एयरफोर्स की ये काफ़ी पुरानी डिमांड थी और इस डिमांड ये अप्रूवल के साथ एयरफोर्स की ये डिमांड जो है ये भी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इनको सैटेलाइट्स नहीं मिल रही हैं, इन सैटेलाइट्स के साथ साथ ग्राउंड स्टेशन भी मिलेंगे।
ठीक है, ग्राउंड स्टेशन भी मिलेंगे जिसको इंडियन एयरफोर्स सेपरेटली ऑपरेट करेगी। और क्योंकि इनकी खुद की अपनी एक सैटेलाइट होगी, आर्म्ड फोर्सेस की खुद की सैटेलाइट होगी, तो इनकी कम्युनिकेशन जो है वो काफ़ी हद तक सिक्योर हो जाएगी। राइट, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। देख लें। तो with this we have covered all the important news of 24th November। ठीक है, आई होप आपको सारा समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है यू कैन टाइप दैट इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। इसके अलावा कोई टॉपिक चाहते हैं जो डेडिकेटेडली डिस्कस किया जाए, यू कैन टाइप दैट ऑल्सो, यू कैन गिव अ सजेशन, यू कैन डाउनलोड आवर एप्स फॉर द लेटेस्ट करंट अफेयर कंटेंट। ठीक है, सारे नोट्स वगैरह उस पर हमारी ऐप पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो कीप प्रिपेयरिंग, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू।